ये तो सब जानते हैं कि गांधी जी ने पीसफुली सिस्टम को ग्लिच कर दिया है, पीसफुली ग्लिच द सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। बट इसकी शुरुआत होती है चंपारण के गांव से, और किस तरीके से यहाँ पर चीजें चलती है, कैसे सैवेज मूवमेंट, डोरा प्लस प्लस मूवमेंट्स भी आने वाले हैं इस चैप्टर में गांधी जी के। वो वाइब जो आज के इंडिगो चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा कि क्या वाइब थी भाई गांधी जी की। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने तो यही सोचा होगा कि गांधी जी तो एक पीसफुल बाबा है, पर ब्रो जो गांधी जी ने नॉन वायलेंस को ही अपना अल्टीमेट वेपन बना लिया। देखिए ये चैप्टर ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है, लोगों को ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल लगता है, मगर एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझा दूंगी और ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी। सुन लो मेरी बात, नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। इंडिगो ये मैं पूरा का पूरा आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, यानी ऑथर के बारे में यहाँ बता रहे हैं। लुइस फिशर जो है इनके ऑथर हैं, जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में बेसिकली 1918 से 1920 तक क्या थे, ये वॉलंटियर कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने अपना करियर जर्नलिस्ट वगैरह में किया है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे द न्यू यॉर्क टाइम्स हो गए, द सैटरडे रिव्यू हो गया, और यूरोपियन और जो एशियन पब्लिकेशंस होती है उनके लिए लिख रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने एक बेसिकली एक बुक लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें से एक एक्सर्प्ट जो है ना इस किताब में से निकाल के ये स्टोरी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, किस तरीके से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वगैरह किया है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिखी किसने है, लुइस फिशर ने लिखी है। ये सब बातें अगर आप अपने आंसर्स में मेंशन करते हैं तो आपका आंसर बेटर दिखने लगता है। ओके, इसलिए मैं आपको हमेशा कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ ऑथर के बारे में पक्का ही बताती हूँ, है ना। तो जो टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट है ना, इन्होंने बोला था कि ये जो किताब इन्होंने लिखी ना, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। चलिए इसका जो एक्सर्प्ट है इसके पढ़ते हैं क्या है। तो व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, तो 1942 में ये पहली बार गांधी जी से मिले थे। कहां पर, आश्रम में, कहां, सेवाग्राम में, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र में है, सेंट्रल इंडिया में। उन्होंने कहा था कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, इट वाज इन 1917। यानी जब ये जो हमारे लुइस फिशर हैं, ये पहली बार जब महात्मा गांधी से 1942 में मिले थे, कहां, आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां मिले थे, सेंट्रल इंडिया में। तब यहाँ गांधी जी ने बताया था कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि इन ब्रिटिशर्स को तो अब अपने देश से निकालना ही है, इन ब्रिटिशर का तो हमें डिपार्चर कराना ही कराना है। वो कब शुरू हुई थी, ये कहानी शुरू हुई थी 1917 में। चलिए जानते हैं 1917 में ऐसा क्या हुआ था, ये कहानी की शुरुआत कैसे हुई थी कि महात्मा गांधी ने पूरा डिसाइड कर लिया कि ये अब अंग्रेजों को रहने नहीं देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन, यानी कि ऐसे मीटिंग वगैरह बुलाई जाती है। तो दिसंबर 1916 में एक एनुअल कन्वेंशन, एक मीटिंग चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लखनऊ में ये मीटिंग चल रही थी। टोटल कितने 2301 डेलीगेट्स थे, बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे इस मीटिंग के लिए। और यहाँ पर मीटिंग के दौरान ये सब जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तब यहाँ गांधी जी को याद है, जितना गांधी जी रिकाउंटर्ड, उनको याद है कि क्या बोल रहे हैं कि जब ये सब प्रोसीडिंग्स चल रही होती तब एक किसान, एक पीजेंट जो होता है वो उनके पास आता है, और यहाँ पर वो बहुत ही गरीब था, एमार्सिएटेड था, यानी बहुत पतला दुबला सा था, और वो कहता है कि गांधी जी मेरा नाम क्या है, राजकुमार शुक्ला है। तो कौन आता है, एक बहुत ही पुअर, गरीब, पतला दुबला किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आता है, जो कि चंपारण से आया हुआ होता है। वो कहता है गांधी जी मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चले। तो गांधी जी ने इस चंपारण जगह का तो नाम कभी सुना भी नहीं हुआ होता है। तो ये बेसिकली है कहां, चंपारण। ये चंपारण है बिहार में, कहां पर, फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयस, हिमालयस के फुट हिल्स में, यहाँ पर नेपाल के किंगडम के आसपास ये चंपारण वाली जगह बिहार रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, एंशिएंट अरेंजमेंट के हिसाब से, यानी पुराने अरेंजमेंट के हिसाब से, यहाँ पर चंपारण में ना जो किसान होते हैं उनको वो क्या है, शेयर क्रॉपर्स है। अब ये शेयर क्रॉपर्स क्या है, ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से शेयर क्रॉपिंग सिस्टम है। इसमें बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, यहाँ पर उगाएगा किसान और शेयर क्रॉपर है, यानी अपने क्रॉप्स उसे शेयर करने पड़ेंगे। क्या शेयर करने पड़ेंगे आगे बताने वाला है, डोंट वरी। बस इतना समझिए कि चंपारण के किसान शेयर क्रॉपर्स थे, वो पूरे किसान नहीं थे, उन्हें अपना जो उपजाऊ होता था किसी और इन द सेंस ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। और जो राजकुमार शुक्ला था वो भी, ये भी जो थे वो भी एक शेयर क्रॉपर ही थे। ये इलिटरेट थे, इलिटरेट यानी पढ़े लिखे नहीं हुए थे, लेकिन क्या थे, रेजोल्यूट थे। रेजोल्यूट इन द सेंस बहुत डिटरमाइंड थे, अनपढ़ थे, पर जो उन्होंने ठान लिया ना राजकुमार शुक्ला, वो पक्का वो करके रहते थे। ऐसे कैसे, तो अभी देखिए कैसे ये जो इन्होंने ठान लिया है ना, अब देखिए कैसे ये पूरा करते हैं राजकुमार शुक्ला। यहाँ पर क्या होता है, ये कांग्रेस सेशन में आए होते हैं राजकुमार शुक्ला कंप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, लैंडलॉर्ड सिस्टम जो बिहार में चल रहा है, लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम, जहां पर एक बड़ा इंसान कोई लैंडलॉर्ड होगा और वो छोटे किसानों पे दबदबा बनाता है। तो यहाँ पर वो वही कांग्रेस सेशन में आए थे कि ये सब मैं बताऊंगा। तो किसी ने उनको कहा
कहा, समवन हैड प्रोबेबली सेड कि जाइए आप ये सब चीजें गांधी जी से कहेंगे तो गांधी जी आपकी पक्का हेल्प करने वाले हैं। तो गांधी जी ने शुक्ला से क्या बोला कि यहाँ पर अभी मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, कानपुर वही कानपुर जो है ना लखनऊ में वही वाला कानपुर है, बस इसको ऐसे इंग्लिश एक्सेंट में क्या है कानपुर। तो यहाँ पर गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि यहाँ पर मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में और मुझे और भी बहुत सारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जहां मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर शुक्ला, अभी मैंने बोला ना ये इलिटरेट थे बट ये बहुत डिटर्मिनेंट थे, इन्होंने हर जगह अकम्पनाइड हिम एवरीवेयर, यानी जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां ये शुक्ला गए कि जब तक गांधी जी फ्री नहीं होते तब तक मैं इनके साथ ही रहूंगा और जैसे ही फ्री होंगे चलिए आप पहले चंपारण चल के हमारी समस्या का हल निकालिए। तब गांधी जी जब ये अपने आश्रम में रिटर्न करते हैं अहमदाबाद के नियर, तो यहाँ पर शुक्ला फिर आश्रम में भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ हफ्तों के लिए वो गांधी जी का पीछा छोड़ते ही नहीं है, नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, और फिर वो बहुत ही भीख मांगते हैं, बेग्ड प्लीज गांधी जी एक डेट तो फिक्स कर दीजिए कि आप कब आने वाले मेरे साथ। आप देख रहे हैं कितना पीछे पीछे वो गांधी जी के हैं, और अब वो बोलते हैं कि प्लीज गांधी जी अब आप मुझे एक डेट बता दीजिए कि आप कब मेरे साथ चंपारण चलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं इस शेयर क्रॉपर की टेनेंसी, यानी कि कितना ये डिटर्मिनेंट है भाई, इतने दिन मेरे पीछे पीछे रहा है, इतने में तो कोई भी थक हार जाता। तो ये इंप्रेस्ड हो जाते हैं और यहाँ पर जो स्टोरी थी उससे भी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ गांधी जी कहते हैं मुझे कलकत्ता जाना है और कुछ कुछ डेट्स वो बताते हैं ऑन सो एंड सो डेट, और उसके बाद तुम आ जाओ और मुझसे एक बार मिल लो और फिर मुझे यहाँ से चंपारण ले चलना। तो गांधी जी ने उन्होंने बता दिया इस डेट पे मेरा कलकत्ता का कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह है, उसके बाद तुम आ जाना। तो कुछ महीने पास होते, फ्यू मंथ्स पास, और यहाँ शुक्ला जो होते हैं वो हॉन्चेस पे बैठे होते हैं, यानी कि बेसिकली कुछ इस पोजीशन में बैठे होते हैं ऑन द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटेड स्पॉट जहां गांधी जी ने बोला था मुझसे यहाँ मिलने आ जाना, कोलकाता का जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा मेरा तो कलकत्ता में यहाँ पर कुछ महीने बाद जो शुक्ला थे वो उसी से हॉन्चेस पे बैठे हुए होते हैं, जहां जब तक गांधी जी फ्री नहीं होते वो वहां वेट कर रहे होते हैं। और फिर गांधी जी उनके साथ क्या करते हैं, एक ट्रेन को बोर्ड करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और पटना के लिए निकल जाते हैं। यानी कि अब आपको समझ आ गया किस तरीके से यहाँ जो राजकुमार शुक्ला है किस तरीके से गांधी जी को मनाया है इन्होंने, है ना। अब देखते हैं पटना पहुंच के क्या होता है। यहाँ पर शुक्ला जो होते हैं वो हाउस ऑफ लॉयर, कहाँ, राजेंद्र प्रसाद, कई नाम सुना सुना लग रहा है, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी भी बाद में जाके बनते हैं, और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यही है। तो यहाँ शुक्ला जो है इनको गांधी जी को कहाँ ले जाते हैं, लॉयर के घर जो राजेंद्र प्रसाद है उनके घर ले जाते हैं। तो वहां जाके क्या पता लगता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो आउट ऑफ टाउन है, यानी कहीं कुछ काम से बाहर गए हुए, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो शुक्ला को जानते थे, सर्वेंट वगैरह थे, उन्होंने शुक्ला को देखा तो वो समझ गए कि यार ये फिर से आ गया। बेसिकली ये हमेशा यही जानते थे कि ये पुअर जो ह्यूमन है, ह्यूमन यानी कि जो ये गरीब किसान है, ये पेस्टर्ड देयर मास्टर, यानी मेरे मास्टर राजेंद्र प्रसाद को ये हमेशा तंग करने आ जाता है। ये वो नौकर वगैरह जानते थे शुक्ला को। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी राजेंद्र प्रसाद तो बाहर गए हुए हैं, तो ऐसा करिए आप लोग रह लीजिए, और यहाँ पर वो उसको क्या बोलते हैं कि आपको जमीन पे ही रहना पड़ेगा अपने इस साथी गांधी जी के साथ। अब वो थोड़ी जानते थे जो नौकर थे कि गांधी जी कौन है, तो ये क्या बोलते हैं कि तो जो नौकर थे उन्होंने कहा जमीन ही पे आपको रहना पड़ेगा, उस किसान को यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे उनको भी, और कहते अपने इस कंपेनियन गांधी जी को भी अपने साथ ही रखिए, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये भी शायद कोई और किसान ही होगा इनके साथ आया है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम तब आती है जब गांधी जी को यहाँ पानी कुएं से नहीं लेने दिया जाता है, नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर वो पानी लेते तो कुछ पानी के जो ड्रॉप्स होते उनके बकेट से गिर जाता एंटायर सोर्स के अंदर, यानी वेल के अंदर, और वेल पॉल्यूट हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या सिस्टम है, अनटचेबिलिटी का सिस्टम भी आपको समझ आ गया कि यहाँ भी छुआछूत वाला सिस्टम भी चल रहा है। तो यहाँ पर गांधी जी को क्यों नहीं पानी कुएं में से लेने दिया गया, क्योंकि लोग क्या सोचे कि ये क्या है, अनटचेबल है, और अगर ये अनटचेबल है तो अगर इनके छुआ पानी गलती से वेल में वापस से गिर गया तो ये वेल पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये हुआ गांधी जी के साथ। अब गांधी जी ने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर के लिए निकलता हूँ। तो ये पहले मुजफ्फरपुर गए, जहां पर ये मुजफ्फरपुर जो था वो क्या है, रूट जो चंपारण जाने का रास्ता है ना, उसी रास्ते में पड़ता है। क्यों गए ये मुजफ्फरपुर, ये इसलिए जाना चाहते थे ताकि एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की क्या कंडीशन वगैरह है उसके बारे में पता कर पाए। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितना शुक्ला ने बताया उसके सिवा भी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसका पता करने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं मुजफ्फरपुर ही जाऊंगा, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में ही बीच में आता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली उन्होंने टेलीग्राम भेजा किसको, प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, और जो कि आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर थे ना, उनके प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, उनको टेलीग्राम भेजा। और यहाँ पर ये इनसे कब मिले थे, जब टैगोर से शांति निकेतन स्कूल था ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने शांति निकेतन स्कूल खोला था, तो उस स्कूल में कभी ये मिले थे इनसे। तो ये
प्रोफेसर जेबी कृपलानी को टेलीग्राम भेजते हैं कि मैं आ रहा हूं। तो जैसे ही ट्रेन आती है मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी उनका इंतजार कर रहे होते हैं स्टेशन पे। उनके साथ कौन कौन, बहुत सारे लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट और कृपलानी 15 अप्रैल 1917 को स्टेशन पे किनका इंतजार कर रहे होते हैं, यहाँ हमारे गांधी जी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेलीग्राम से बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ। वहां पर गांधी जी 2 दिन के लिए रुकते हैं। किनके घर पे? प्रोफेसर मलकानी के घर पे। तो याद रखिएगा किसके घर पे रुके हैं? प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके हैं, जो कि एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल के। अब यहाँ पर ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी उन दिनों में, इन दोज डेज दिस वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कि कोई गवर्नमेंट प्रोफेसर, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी यानी कि गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर को अपने घर में रखना खतरों से खाली नहीं था। बिकॉज ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट प्रोफेसर है वो, यानी कि ब्रिटिशर्स के लिए वो काम कर रहे हैं, वो प्रोफेसर है मलकानी जो है वो टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। और यहाँ पर अगर किसी तरीके से गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये टीचर अपने घर में एक गांधी जी जैसे फ्रीडम फाइटर को, विद्रोही को अपने घर में रखेगा, तो इसकी तो जॉब चली जाएगी। फिर भी यहाँ पर ये जो प्रोफेसर मलकानी थे उन्होंने गांधी जी को अपने घर में रखे हैं 2 दिन के लिए, विच वॉज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, उन दिनों की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडियंस होते थे उस समय बहुत ही डरते थे सिंपैथी शो करने के लिए। जो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल यानी कि फ्रीडम फाइटर्स जो होते थे, उनके लिए कोई भी अपने घर में रखना पसंद नहीं करता था कि घर में अगर रखेंगे ब्रिटिशर्स को पता चला तो हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो इस सब को पीछा छोड़ के भी मलकानी ने 2 दिन तक अपने घर में रहने की परमिशन दी थी। यहाँ पर ये न्यूज कि गांधी जी आ गए हैं, अराइवल हुआ है, उनका एडवेंट हुआ है, ये क्विकली स्प्रेड कर जाता है पूरे के पूरे मुजफ्फरपुर में और चंपारण में, सब जगह हो जाता है कि गांधी जी आए हैं, गांधी जी आए हैं। और ये सुन के जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे वो क्या करते हैं, चंपारण से ऑन फुट यानी पैदल चल के चंपारण से बिगेन अराइविंग, आने लगते हैं। कुछ तो चल के आने लगते हैं और कुछ व्हीकल से आते हैं, जैसा उनका कन्वीनियंस होता है वैसा। किस लिए? अपने चैंपियन को देखने के लिए, गांधी जी को देखने के लिए। यहाँ पर मुजफ्फरपुर जो लॉयर्स थे उन्होंने गांधी जी को कॉल किया और उनको सारा ब्रीफिंग दी, यानी कि सब चीजें बताई। लॉयर वगैरह थे वो भी गांधी जी से मिले और बताए कि हमने, पता है गांधी जी, हमने जो पीजेंट्स होते, किसान लोग के ग्रुप्स वगैरह होते, उनको हमने रिप्रेजेंट बहुत बार कोर्ट में केस वगैरह भी किया है, हमने उनको रिप्रेजेंट किया है गांधी जी। और इन केसेस के बारे में बताया कि हमने ये केसेस ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े हैं पीजेंट्स के फेवर में, और रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और बताया कि हम इतने फीस लेते हैं उन लोगों से, यानी हम किसानों से इतने फीस लेके हम इनके बदले मुकदमा वगैरह चलाते हैं। ये सब गांधी जी को ये लॉयर्स भी बता रहे थे। लेकिन ये सुन के गांधी जी जो होते हैं वो चिड़ेड, यानी कि बेसिकली स्कोल्ड करते हैं उन लॉयर्स को डांटते हैं कि इतना ज्यादा फीस, वो भी इन शेयर क्रॉपर से, ऑलरेडी ये गरीब है, उनसे आप लॉयर लोग इतना ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। उन्होंने कहा, एक कंक्लूजन पे आए वो, कम टू अ कंक्लूजन कि यहाँ पर अब लॉ कोर्ट्स में जाने का कोई फायदा ही नहीं है, स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स नहीं जाना है। यहाँ आप खुद दिमाग लगा सकते क्यों मना किया गांधी जी ने इन लोगों को कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो लॉ कोर्ट्स नहीं जाना है। बिकॉज ऑब्वियसली लॉयर्स जो है वो ब्रिटिशर्स हैं, यहाँ जज जो है वो ब्रिटिशर्स है, इंडियंस को इंफीरियर्स देखा जाता है, गलती किसी की भी हो पनिशमेंट इंडियन को ही मिलेगी, तो यहाँ कोर्ट में जाके फायदा क्या है। इसीलिए गांधी जी ने एक कंक्लूजन बनाया कि अब से कोई लॉ कोर्ट तो इन सब मैटर में नहीं जाने वाला है। यहाँ पर वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, यहाँ पर जो किसान है वो इतने दबाव में है, क्रश्ड है और फियर स्ट्रिकन है, यानी कि बहुत ही डरे हुए होते हैं। यहाँ पर जो कोर्ट वगैरह है ये यूजलेस चीज है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ रियल रिलीफ, असली रिलीफ कब होगा, जब ये इस डर से फ्री हो जाएंगे, जब ये किसान जब अपने डर से उभर जाएंगे ना, तब इनके लिए असली रिलीफ होने वाला है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड यानी कि जो कल्टिवेबल लैंड होता है। अब यहाँ समझिए शेयर क्रॉपर्स क्या पैटर्न है, वो सब यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से शेयर क्रॉपिंग पैटर्न चलता है, चंपारण में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है ना कि जितना मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड जिसमें कल्टीवेट हो सकता है, जिसमें क्रॉप उग सकती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, उसको डिवाइड कर दिया गया है बड़े बड़े ई स्टेट्स के अंदर। ई स्टेट्स यानी कि बड़े बड़े ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है, जिनके ऑनर कौन है, इंग्लिशमैन है। यानी कि अंग्रेज ने जो भी लैंड जिसमें उपजाऊ हो सकती है उसको बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड करके एक उसको ओनर घोषित कर दिया गया है, अपने ही इंग्लिशमैन को ही, अंग्रेजों को ही। और इस जो लैंड है उसमें काम कौन करते हैं, इंडियन टेनेंट्स यानी रेंटर्स, यानी इंडियन की लैंड का ही ओनर है ब्रिटिशर, और काम कौन करेंगे, नौकरों की तरह इंडियन टेनेंट्स काम करने वाले हैं। और इनका जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था वो क्या है, इंडिगो है। यानी ये किसकी उपजाऊ करवाते थे, इनसे नौकरों की तरह उन्हीं की लैंड पे कौन उपजाऊ करा रहे हैं, इंग्लिशमैन उपजाऊ करा रहे हैं, किसका, इंडिगो की खेती करवाते थे, नील की खेती। ओके, यहाँ पर ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू, ये जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो जमींदार थे वो क्या करते थे, इन गरीब किसानों को बोलते थे कि जो 3/12 लैंड है या फिर जो 15% ऑफ द होल्डिंग है ना, इतनी ही देते थे किसानों को, और कहते थे इस पे क्या होगा, पूरा का पूरा इंडिगो होगा। और इंडिगो उगाने के बाद जितना भी एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट है, जितना भी तुम उपजाओगे उसको क्या कर देना है, सरेंडर कर देना है, हमें दे देना है। मतलब समझ रहे
हैं 15% लैंड पे ही, यानी 3/12 लैंड होता है उस पे ही तुम्हें उगाना है, उसके बाद जितना भी उगाओगे सब हमें दे दोगे। दिस वॉज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट था चंपारण में। जो पीजेंट्स के साथ क्या गलत हो रहा है आप खुद सोचिए। आपने पूरी जिंदगी, ऐसा समझिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी आपने 1 साल करके तैयारी की है, एंड उस तैयारी के बाद आपसे अगर कोई बोले कि जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में जैसे अगर आपका नीट एग्जाम निकल गया, डॉक्टर का नाम होगा ना, वो डॉक्टर जो है ना वो आपके सामने नहीं किसी और को अपना रिजल्ट दे दो, कैसा लगेगा? वही हो रहा है इन पीजेंट्स के साथ, जहां इनको पूरे साल क्रॉप उगाना है और वो क्रॉप भी वो खुद नहीं रखेंगे, किसी और को पूरा का पूरा दे देना है। यहाँ पर अब आती है एक और प्रॉब्लम, इतना तो थी ही थी, उसके बाद जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको क्या पता चला कि जर्मनी में ना कुछ सिंथेटिक इंडिगो बनाए जा रहे हैं, यानी लैब्स में कुछ, जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इंडिगो उगा रहे हैं, नील की खेती खेतों में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रही है। इन लोगों को, लैंडलॉर्ड्स को, ये जो इंग्लिशमैन थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको क्या पता चला कि हाँ जर्मनी में ना किसी तरीके से ये लोग लैब में इंडिगो उगा ले रहे हैं। तो इनको समझ आ गया कि अब हमारा फायदा नहीं होगा, क्योंकि लैंड जो सिंथेटिक इंडिगो होंगे वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और ये तो 1 साल लग जाएगा इंडिगो उगने में ही। तो ये लोग सोचते हैं किसी तरीके से इससे पीछा छोड़ देते। तो इन्होंने क्या बोला कि शेयर क्रॉपर्स को बोला कि अगर आपको इस 15% के जो अरेंजमेंट है इससे रिलीज होना है, ये जो 15% की चीजें चल रही हैं इससे रिलीज होना है, तो आप कुछ पे सम कंपनसेशन, कुछ पैसे कंपनसेशन में देके आप इस एग्रीमेंट से रिलीज हो सकते हैं। ये जो पीछे का एग्रीमेंट था, ये 15% लैंड वाला, अगर आप इससे हटना चाहते हैं तो कुछ कंपनसेशन देके आप हट जाइए। यानी देख रहे हैं कि कितने तेज है ये अंग्रेजी लोग, ये लोग यही बोलते हैं। तो यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स जो थे ना ऑलरेडी अर्कसम थे, यानी कि इरिटेटेड थे, ये सब चीजों से ना ऑलरेडी इरिटेटेड थे, इसलिए बहुत सारे लोग जो है उन्होंने विलिंगली साइन कर दिया कि हाँ हम कुछ कंपनसेशन देके, कुछ पैसे देके बस हमें इस बॉन्ड से रिलीज कर दो। लेकिन उनमें से कुछ लोग रेसिस्ट भी करते हैं और एंगेज करते हैं लॉयर्स वगैरह बुलवाते हैं, बोलते हैं हम नहीं, पैसे देके अपने ही लैंड को हटना है। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, इसीलिए हायर्ड थग्स, इन्होंने बदमाशों को हायर किया और बोला कि इनको डरा धमका के कैसे भी साइन करवा के ये लैंड एग्रीमेंट हटवाओ। यहाँ पर मीनवाइल ये जो सिंथेटिक इंडिगो वाली चीजें हैं ना, ये कानों तक पहुंच जाती हैं इन गरीब इलिटरेट किसानों की, जो कि ऑलरेडी साइन कर चुके थे। तो अब वो बोलते अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो ये अब बोल रहे थे कि अब हमें अपने पैसे वापस दो भाई। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने जो किया, कुछ लोग इसने साइन कर दिया, कुछ लोगों ने जो साइन नहीं किया उन्होंने लॉयर्स वगैरह हायर किए। तो उनके लिए अंग्रेजों ने ठग्स हायर कर लिए कि इनको मार पीट के धमका के साइन करवाओ। और जिन्होंने साइन कर दिया, इनको जब बाद में पता चला कि ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो सिंथेटिक इंडिगो अब तो जर्मनी से ये लोग करने वाले हैं, तो अब तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। तो जब ये अपने पैसे वापस मांग रहे तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये अब आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है ना। अब इस पॉइंट पे गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण में, ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। वो फैक्ट्स वगैरह को जोड़ते हैं, क्या क्या चीजें वो सब जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले किनसे मिलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जो है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, उनके सेक्रेटरी से जाके मिलते हैं। तो सेक्रेटरी क्या लगता है, वो आप उनको बता देगा सारा इन्फॉर्मेशन? नहीं, वो बोलता है कि मैं किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, किसी बाहरी इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी कहते हैं मैं बाहरी थोड़ी हूँ, तुम बाहरी हो। ऑब्वियसली गांधी जी आंसर्ड कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं गांधी जी, एक ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन है तो उसको कॉल करते हैं, कहां पर, तिरहट डिस्ट्रिक्ट में। कमिश्नर वगैरह से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर गांधी जी यही बोलते हैं कि मैंने जितनी भी बात करने की कोशिश की वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू बुली मी। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जल्दी से जल्दी तिरहुट को लीव कर दो, चले जाओ यहाँ से। तो गांधी जी फिर भी नहीं हटे, वो नहीं लीव करते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण का कैपिटल क्या है, मोतिहारी है। अब गांधी जी क्या सोचते हैं, सबसे पहले सेक्रेटरी के पास गए, सेक्रेटरी ने बोला मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ किसी आउटसाइडर को। फिर गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमीशन के पास गए, तो वो और इनको डरा धमका रहा है और कह रहा है कि चले जाओ यहाँ से। तो गांधी जी अब नेक्स्ट किसके पास जाते हैं, मोतिहारी कैपिटल जो है चंपारण का, वहां जाते हैं कुछ लॉयर्स के साथ। रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वास्ट मल्टीट्यूड जो होते हैं वो गांधी जी से मिलने आते हैं, ग्रीट करने आते हैं। और फिर ये एक घर में जाते हैं और जिनको हेडक्वार्टर के रूप में जिस घर को ये यूज करते हैं, और अपनी इन्वेस्टिगेशन ये सब का पता लगाना कंटिन्यू करते हैं। फिर इनको क्या पता चलता है कि पास के एक विलेज में, इन द नियर बाय विलेज, एक किसान पीजेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, माल ट्रीट हुई है, यानी उसके साथ कुछ खराब बर्ताव किया गया है। तो गांधी जी ने डिसाइडेड कि मैं जाके गो एंड सी, एक बार मैं उस किसान से मिलके आता हूँ। तो अगली सुबह वो क्या करते हैं, बैक ऑफ एन एलिफेंट के पीछे बैठ के ये जाने की शुरू करते हैं। लेकिन ही हैड नॉट प्रोसीडेड फॉर, ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी क्या आ जाती है, पुलिस आ जाती है और यहाँ पर उनको पकड़ लेती है और ऑर्डर देती है कि अपने टाउन में वापस से चले जाइए, यहाँ आने की कोशिश ना करें। मैसेंजर ड्रोव गांधी जी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोट। यहाँ पर जो मैसेंजर है उन्होंने गांधी जी को घर ले गए और उनको ऑफिशियल नोटिस क्या दिया कि चंपारण छोड़ के चले जाइए, ये ऑफिशियल नोटिस है। और यहाँ पर अब गांधी जी आते हैं, और प्लस वाला मूवमेंट अब आने वाला है, जहां पर अब क्या हो गया है, गांधी जी को क्या नोटिस आया है कि यहाँ पर आपको चंपारण छोड़ के जाना है, ये मैसेज आ गया है। तो गांधी जी क्या करते हैं, साइन कर देते हैं रिसिप्ट को फॉर द नोटिस, यानी कि हाँ मुझे नोटिस मिल गया है, ऐसा साइन कर दिया उन्होंने। और क्या लिखा नीचे, लेकिन मैं इस नोटिस को नहीं ओबे करना चाहता हूँ,
मैं डिसअबे करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब इन कॉन्सिक्वेंस जो है इस गुस्ताखी के लिए गांधी जी को समन्स आ गए कि अब आपको कोर्ट में अगले दिन आना पड़ेगा। ये कैसे आपने कर दिया, अगले दिन आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। ओके, तो अब पूरी रात गांधी जी अवेक रहे, सोए नहीं। अब आप देखिए प्रॉब्लम आ गई है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, हो सकता है इनको जेल भी हो जाए। तो अब ये दिमाग लगाते हैं, ये क्या करते हैं, पूरी रात सोते नहीं है। क्या क्या काम करते हैं, टेलीग्राफ लिख देते हैं राजेंद्र प्रसाद को, कहते हैं कि जल्दी से जल्दी बिहार आ जाओ, अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, जिन इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स यानी जिनका दबदबा अच्छा हो, उन दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी राजेंद्र प्रसाद तुम बिहार आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, आश्रम में भी सारे इंस्ट्रक्शन भेज दिए और वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वॉइसरॉय, और वॉइसरॉय जो है उनको भी एक फुल रिपोर्ट जो है वो भेज दिए, वायर कर दिया गया है। अब यहाँ पर सुबह के समय की बात बता रहे, सुबह के समय क्या पता चला कि यहाँ पर मोतीहारी इज ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी कि ये जब लॉयर बेसिकली कोर्ट जाने का समय हुआ तो लोगों ने तो भीड़ मचा दी, हड़कंप मचा दिया, लोग आ गए, पूरे जो शहर के लोग हैं ना वो पूरा खड़े हो गए सुबह सुबह ही। यहाँ पर उन लोगों को गांधी जी के बारे में, ये जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया, ये सब उन्हें नहीं पता था, और इन्होंने तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ सुना भी नहीं था। बस वो इतना जानते थे कि गांधी जी हमारी इस समस्या का हल निकालने वाले हैं, वांटेड टू हेल्प देम, वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज, और ये जो गांधी जी हमारी मदद करने आए हैं, आज उनको कोई दिक्कत है इन ऑथोरिटीज के कारण, ब्रिटिशर्स जो है आज इनको कोर्ट में ले जाएंगे, बस इसीलिए लोग इकट्ठा हो गए थे सुबह सुबह। मतलब आप समझ सकते हैं, ना ये गांधी जी को जानते हैं, ना इन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ सुना है, बस ये जानते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे, इसीलिए लोग आ गए हैं। तो हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, 1000 अराउंड द कोर्ट हाउस, यानी कि जो लॉयर कोर्ट हाउस था उसके सामने लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर गए, और यही शुरुआत थी लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, यानी ये ब्रिटिश के डर से छुड़ने का ये शुरुआत हो गई, लिबरेशन हो गई। यहाँ पर यही शुरुआत थी जहां लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि क्यों जाएंगे गांधी जी कोर्ट हाउस में, जहां अब अंदर बैठे ऑफिशियल्स पावरलेस हो गए, यानी अब ये हजारों की तादाद में लोगों से लड़ेंगे कैसे। तो यहाँ पर वो विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, यानी अगर गांधी जी कॉपरेट ना करें, गांधी जी ये बोल सकते कि क्राउड को शांत करवा सकते हैं, अगर गांधी जी शांत ना कराएंगे तो ये तो कोर्ट रूम में घुस के तहलका ही मचा देंगे। तो यहाँ ऑफिशियल्स जो है ना उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि भाई ये भीड़ को शांत करिए, और यहाँ पर गांधी जी भी बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे, अगर वो चाहते तो वो बोल सकते थे भीड़ को कि जाओ भाई अंदर तहलका मचाओ, लेकिन गांधी जी ने पोलाइट थे, फ्रेंडली थी, और उन्होंने क्राउड को रेगुलेट किया। और इससे क्या प्रूफ निकल के आया कि यहाँ देयर माइट, हो सकता है ये जो ब्रिटिशर्स हैं हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये इंडियंस हम भी चैलेंज कर सकते हैं, हम में भी ताकत है, इससे ये पता चलता है। यहाँ जो गवर्नमेंट थी वो बैफल्ड थी, वो पूरी डर चुकी थी, और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर जो था वो क्या बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि इस पोस्टपोन कर दीजिए इस ट्रायल को, ये ट्रायल मत रखिए, इसे पोस्टपोन कर दीजिए, नहीं तो बाहर जो लोग हैं वो हमें मार ही डालेंगे। तो यहाँ अथॉरिटीज जो है वो क्या विश करते हैं कि हम सुपीरियर्स, ऊपर के जो लोग हैं उनसे बात करके आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रायल रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ गांधी जी ने फिर से ऑरा प्लस प्लस मूवमेंट किया। उन्होंने क्या, क्यों लेट क्यों होगा, क्यों प्रोटेस्ट, क्यों लेट क्यों होगा, डिले क्यों होगा। यहाँ पर वो कहते हैं, वो स्टेटमेंट जाके कोर्ट में पढ़ देते हैं क्या कि मैं गिल्टी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। यहाँ पर फिर से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट जो थी वो डर गई कि बाहर इतने सारे लोग हैं, अगर हमने गांधी जी को जेल में डाल दिया तो लोग तो पूरा का पूरा यहाँ पर आंदोलन कर देंगे। तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि अभी हम लोग क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं ट्रायल को, हम लोग ऊपर सुपीरियर लोगों से बात करके। लेकिन गांधी जी बोलते हैं क्यों डिले होगा, मैं होगी मीटिंग, कोर्ट में ट्रायल चलेगा। वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जाके कोर्ट में क्या बोलते हैं कि मैं दोषी हूँ, आई एम गिल्टी। यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी ड्यूटीज में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यानी कि मेरा जो कर्म है उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। क्या है यहाँ पर, एक तरफ इनका क्या कर्म है कि एक तरफ यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बैड एग्जांपल एज अ लॉ ब्रेकर, यानी कि रूल तोड़ने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई रूल तोड़ूं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन यानी एक इंसानियत, एक नेशनल सर्विस, यानी हमारे देश की जो सर्विस है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और यही वो दो रीजन है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैं गुनहगार हूँ। यहाँ पर ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और यहाँ वो बोलते हैं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जो आप लोग बोल रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसीलिए नहीं कि यहाँ पर कुछ लॉफुल अथॉरिटीज वगैरह को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसीलिए क्योंकि मेरे अंतर मन, मेरी जो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस है, वॉइस ऑफ कॉन्साइंस के लिए मैं ये निर्णय लेता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए लड़ूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और यहाँ पर वो कहते हैं और इसके बदले आप मुझे सजा भी सुना सकते हैं, पेनाल्टी ड्यू, यानी आप मुझे इसके लिए, इस गुस्ताखी के लिए सजा भी
सुना सकते हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो अनाउंस करते हैं कि ये जो सजा है ये प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर्स रिसेस, यानी कि 2 घंटे का ब्रेक लेके सुनाते हैं। डर गया है हमारा मैजिस्ट्रेट भाई साहब, है ना। तो यहाँ पर गांधी जी जो होते हैं उनको तब तक क्या बोला जाता है कि बेल पे रखा जाए। बेल क्या होता है, अगर कोई क्रिमिनल होता है तो क्रिमिनल को अगर फ्री छोड़ना होता है, तो आपने सुना होगा कि इस इंसान को बेल पे रखा गया। बेल में क्या होता है, आप वो जो क्रिमिनल होता है वो खुला घूम सकता है, बस कोर्ट जब भी उसे वापस समन के लिए बुलाएगा वो ये एग्रीमेंट साइन करके जाता है कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि मैं मैजिस्ट्रेट जो होता है वो कहता है 2 घंटे के रिसेस के बाद, ब्रेक के बाद बात करते हैं, और गांधी जी को बोला जाता है कि तब तक के लिए बेल पे रखिए। यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं नहीं, मैं बेल के लिए नहीं जाऊंगा। तो जजेस को उनकी ये भी बात माननी पड़ती है कि ठीक है, बिना बेल के रह लीजिए, मतलब देख रहे और प्लस फिर जो कोर्ट है वो फिर रिकन्वीड होता है, यानी कि वापस से कोर्ट रूम लगता है, और जो जज कहते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मैं कोई भी जजमेंट नहीं देने वाला हूँ, यानी कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं होगा, और तब तक के लिए गांधी जी को लिबर्टी के साथ, रिमेन एट लिबर्टी, यानी अब गांधी जी अभी कुछ दिन के लिए फ्री रह सकते हैं, कोई जजमेंट कुछ दिन के लिए डिलीवर नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली क्यों ही डिलीवर करेंगे, बाहर के इतने तादाद में मारने वाले लोग खड़े हैं। तो इस तरीके से हो गया कि अब यहाँ पर कुछ दिन के लिए जजमेंट नहीं होगी। फिर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और जो मौलाना मजहरुल हक जो है, और भी बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लॉयर्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं बिहार में, और उन्होंने कॉन्फर करते हैं गांधी जी के साथ। अब यहाँ पर व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। यहाँ गांधी जी पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो अगर मेरे को जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे। लॉयर कहते हैं कि हमारा काम है बड़े लोगों को एडवाइस देना, अगर आपको जेल हो जाएगी मेरा काम है आपको एडवाइस और हेल्प करना, अगर आपको जेल हो जाएगी, अगर आप चले जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा, तो हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे, हम लोग का भी कोई काम नहीं होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। यहाँ गांधी जी पूछते हैं ठीक है, ये कैसी बात हुई भाई, अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो आप लोग भी अपने अपने घर निकल जाएंगे कि भाई अब तो किसी की हेल्प करनी नहीं है, तो चलो चलो घर चलो। यहाँ वो कहते हैं कि फिर इन शेयर क्रॉपर्स, इन गरीब किसानों का क्या होने वाला है फिर। तो यहाँ पर लॉयर जो होते हैं वो विड्रू द कंसल्ट, वो कुछ ऐसा नहीं बोलते कि मैं हेल्प करेंगे हम, वो लोग चुप हो जाते हैं। तब राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं ना, यहाँ पर रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देयर थॉट अमंग देमसेल्व्स, यहाँ लोगों ने ना खुद में विचार किया, जो लॉयर्स थे उन्होंने विचार किया कि हाँ बात तो सही बोल रहे गांधी जी, अगर गांधी जी चले जाएंगे तो इन गरीब किसानों का क्या होगा। तो यहाँ पर गांधी जी जो कि एक टोटली स्ट्रेंजर है, क्या वो बिहार से बिलोंग करते हैं, नहीं, गांधी जी एक टोटली स्ट्रेंजर जो कि इन लोगों के लिए फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, बिहार के किसानों के लिए ये प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन, ये जेल भी जाने को तैयार है। इफ दे, अगर वो लोग गांधी जी को इन किसानों के चक्कर में जेल भेजेंगे तो ये जेल भी जाने को तैयार है गांधी जी, जो कि एक टोटली स्ट्रेंजर है बिहार के लिए। वही दूसरी तरफ जो कि नॉट ओनली रेसिडेंट ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड देयर दीज पीजेंट्स शुड गो होम। और हम लोग जो कि ना ही सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में तो रहते ही रहते, उसके साथ ये क्लेम भी करते हैं कि हमने इन पीजेंट्स को सर्व किया है और हम लोग घर अपने चले जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हैं एक स्ट्रेंजर किसी आपके लिए, एक स्ट्रेंजर आपके लिए जेल जाने को तैयार है, और हम लोग जो बिहार के ही हैं और हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। क्या कितना ही ये शेमफुल डिसर्शन होगा, यानी कितनी शर्मनाक बात होगी। तो अकॉर्डिंगली वो लोग वापस से गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर अगर उन्हें जेल हुईगी तो हम भी आपके साथ जेल चलेंगे, अगर आपको गांधी जी जेल होगी तो हम भी जेल चलेंगे। इस बात को सुन के गांधी जी पे कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, यानी कि ये जो लड़ाई है चंपारण की अब हम जीत जाएंगे, क्योंकि लोगों में अब क्या आ रही है, यहाँ एकता आ रही है ना। देन वो क्या करते हैं, पेपर निकालते हैं और पेपर निकाल के डिवाइड कर देते हैं। लोग जितने हैं ना उनको पेयर्स में डिवाइड करके बोलते हैं कि किस ऑर्डर में, पुट डाउन द ऑर्डर, यानी कि अगर मैं अरेस्ट हो जाऊं तो उसके बाद, अगर मैं जेल चला जाऊं तो उसके बाद किस ऑर्डर में आप लोग जाके कोर्ट को कहेंगे कि हमें भी जेल जाना है। यानी एक ऑर्डर इन्होंने बता दिया कि ईच पेयर वाज टू द कोर्ट अरेस्ट, यानी कैसे कैसे हर पेयर जाके बोलेगा, ठीक है। कुछ दिन के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आता है, किससे, मैजिस्ट्रेट से, क्या इन्फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रोविंस के, उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये केस को ड्रॉप कर दिया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जा रहा है, यानी कि कुछ अरेस्ट वरेस्ट नहीं होने वाला। यानी कि यहाँ पर ये जो सिविल डिसोबीडियंस है ये जीत गए हैं, ये लोग ट्रम्प हो गए हैं, और फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इस मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई है। यानी अब यहाँ केस ड्रॉप हो गया है ना, किसके कारण, लोगों के कारण ये हुआ है ना, गांधी जी। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट देखते हैं, केस वाला खत्म हो गया, अब देखते हैं कैसे चीजें सॉल्व होने वाली है यहाँ चंपारण की सिचुएशन। अब गांधी जी और कुछ लॉयर जो होते हैं, ये कोर्ट कचहरी वाला चक्कर खत्म हो गया है, तो गांधी जी और कुछ लॉयर जो होते हैं वो प्रोसीड करते हैं एक फार फ्लंग, यानी एक डिटेल्ड इंक्वायरी, किस तरीके से फार्मर्स के साथ क्या हो रहा है, ये एक डिटेल इंक्वायरी बिठाते हैं। यहाँ पर 10,000 पीजेंट्स जो थे, किसान थे, इनका चीजें सब रिटन डाउन की जाती है, नोट्स बनाए जाते हैं, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, और होल एरिया को थ्रॉबल्ड विथ एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, यानी पूरे एरिया को एक इन्वेस्टिगेशंस पूरा बिछाया जाता है। एंड द वेहरमेंट
वायलेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। और यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिकॉज वो जानते थे ये सब चीजें सच्ची सच्ची पता चल जाएगी तो हम तो मुसीबत में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन गांधी जी सब लॉयर्स वगैरह के साथ मिलकर कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये मत करो ये मत करो। फिर जून में जो है गांधी जी को सर एडवर्ड जो गेट है वो बुलाते हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। इससे पहले कि ये सर एडवर्ड गेट के पास मिलने जाए गांधी जी, उन्होंने एक डिटेल्ड प्लान बता दिया किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस चलेगा इफ ही शुड नॉट रिटर्न। यानी कि अगर गांधी जी सर एडवर्ड जो गेट है ये इन्हें बुला रहे हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो अगर ये इसे अरेस्ट कर देते हैं, गांधी जी को अगर ये अरेस्ट कर लेते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, ये पूरा एक डिटेल्ड प्लान बता के ही ये एडवर्ड गेट के पास जाते हैं। यहाँ पर जो गांधी जी थे उनके साथ होती है 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी करते हैं, जिसके कारण क्या होता है एक ऑफिशियल कमीशन सेटअप की जाती है जिससे कि ये इंडिगो जो शेयर क्रॉपर वाली प्रॉब्लम है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 4 इंटरव्यूज के बाद बोला जाता है ठीक है हम एक ऑफिशियल कमीशन आपको देते हैं गांधी जी। और अब देखिए ये कमीशन बनाने में भी क्या तेजपंथी करते हैं, ये देखिए इस कमीशन में लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी थे। यानी कमीशन के अंदर यहाँ लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे तो कोई खिलाफ अपने थोड़ी जाएगा। और सिर्फ एक अकेले गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पीजेंट्स के लिए। कमीशन में भी आप देखिए कैसे सिर्फ गांधी जी को ही एक रखे हैं सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और सारे क्या है ये ब्रिटिशर्स के ही लोग हैं। यहाँ गांधी जी जो है वो चंपारण में कुछ इनिशियल जो दिनों थे पीरियड्स ऑफ 7 मंथ्स के लिए रहे, हम बिल्कुल इनिशियल में अनइंटरप्टेड रहे, लेकिन फिर इनको और भी तो काम है तो फिर ये अगेन कुछ सेवरल शॉर्टर विजिट्स के लिए आया जाया करते थे। और ये जो विजिट्स होते थे वो अंडरटेकन कैजुअली ऑन द entreaty of the unlettered peasants in the expectation that will last a few days occupied almost a year of Gandhi ji's life। और ये सब जो इंक्वायरी चल रही थी ये आया जाया करते थे। शुरू के 7 महीने जो हैं वो तो अनइंटरप्टेड ये चंपारण में रहे, लेकिन उसके बाद भी इनको बहुत सारे काम थे तो ये आया जाया करते थे। और ये जो अनलेटर्ड पीजेंट था, मतलब कि एक अनपढ़ किसान ने इनसे आके जो राजकुमार शुक्ला है उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट किया और इन्होंने क्या सोचा था कि कुछ दिन का काम होगा, फ्यू डेज का ये काम है। ये जो चीज है कितने दिन तक चली, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर। गांधी जी के लाइफ का 1 साल ये ही चीज एक्वायर कर लेती है। यहाँ जो ऑफिशियल इंक्वायरी होती है वो असेंबल होती है, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बिग प्लांटर्स। ये इंक्वायरी के बाद एक बहुत बड़ा क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट बिग प्लांटर्स, यानी अब इन्हें एविडेंस मिल जाता है, ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है ना इनके खिलाफ एविडेंस मिल जाता है। तो अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हार मान लेते हैं और बोलते हैं ठीक है हम लोग आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। अच्छा गांधी जी बताइए कितना पैसा रिटर्न करें। ये भी इनके अंदर बहुत खुरफाती चल रहा है। ये क्या सोच रहे हैं अगर हम गांधी जी से पूछेंगे कि कितना पैसा रिटर्न करें तो गांधी जी बोलेंगे हाँ सब करो, सब पैसे रिटर्न करो। और ये कहेंगे तो हम लोग कहेंगे सब तो पैसे हम नहीं रिटर्न कर सकते, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि अब तो हम हार गए हैं, एविडेंस आपको मिल ही गया है, तो बताइए कितने पैसे रिटर्न करें। तो यहाँ वो लोग क्या सोचते हैं कि फुल मनी मांगेंगे गांधी जी, जो कि इलीगली और डिसेटफुली यानी कि धोखे से एक्सटॉर्ट किया गया है। ये पूरा पैसा गांधी जी मांग लेंगे। लेकिन गांधी जी कितना मांगते हैं, वो कहते हैं बस 50% दे दो भाई हमें। यहाँ पर देयर ही सीम्ड एडामेंट यानी स्टबर्न, यानी कि यहाँ वो अड़ गए, बोले कि हमें बस 50% दो, ना ऊपर ना नीचे, हमें 50% चाहिए। यहाँ पर जो रेवरेंड जेजेड हॉज है, एक ब्रिटिश मिशनरी है, वो क्या लिखते हैं कि उन्होंने बहुत ही क्लोज रेंज में, बहुत पास से ये सब जो एंटायर चीजें चल रही थी उनको देखा था। तो ये क्या लिखते हैं ना, ये ब्रिटिश मिशनरी कहते हैं यहाँ पर जो प्लांटर्स होते हैं यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये कहते हैं 50 नहीं 25% हम आपको वापस लौटा देंगे। और इस बात पे गांधी जी जो हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम 25% ही लौटा तो दो, 25% ही दे दो। और इसलिए ब्रेकिंग द डेड लॉक, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकिंग द डेड लॉक इन द सेंस ये लोग क्या कर रहे हैं, टाल ही तो रहे हैं। कभी बोले कितने पैसे वो बता दीजिए, वो हम दे देंगे। और जब 50% बोल रहे तो बोल रहे नहीं 50% क्यों, हम 25% देंगे, क्योंकि इनको लग रहा था गांधी जी नहीं मानेंगे। लेकिन अब गांधी जी बोलते ठीक है 25% तो दो भाई, मतलब और प्लस अगेन मूवमेंट। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, ब्रेकिंग द डेड लॉक, यानी ये लोग मान जाते, बोलते ठीक है हम 25% आपको दे देंगे गांधी जी। तो ये बेसिकली ये क्यों किया गया, पूरा का पूरा 100% पैसा तो ये पीजेंट्स का ही था, मगर यहाँ पर 25% पे क्यों मान गए गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमेशली बाय द कमीशन, यानी कि अनएनिमेशली यानी कि जो कमीशन थे वो पूरा का पूरा मान जाते कि ठीक है हम 25% दे देंगे। लेकिन ये क्यों, गांधी जी एक्सप्लेन करते कि क्यों इन्होंने 25% पे मान गए। यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ रिफंड यानी कितना पैसा इनको वापस मिल रहा है ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लैंडलॉर्ड्स पैसा
पैसा वापस कर रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, वो लैंडलॉर्ड्स जो कि इन पे दामन चलाया करते थे, आज ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ये ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, ये सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने, और यहाँ पर पार्ट ऑफ मनी, कुछ मनी तो कर रहे हैं, और ये पार्ट ऑफ मनी एक्चुअली में इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना कम ज्यादा, बात ये है कि सरेंडर कर रहे हैं, और यहाँ पार्ट ऑफ प्रेस्टीज, अपने इज्जत का भी एक हिस्सा आपके कदमों में वो झुका रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ना कि ये कि कम ज्यादा पैसा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों गांधी जी 25% पे मान गए, बिकॉज वो क्या कहते हैं कि बात पैसों की नहीं है, बात है कि ये अपनी इज्जत, अपने ईगो से हटके एक किसान के आगे पैसे तो दे रहे हैं कम से कम। यहाँ पर देयरफॉर, यहाँ अगर पीजेंट्स की बात की जाए तो प्लांटर्स हैज बिहेव्ड लॉर्ड्स अबव द लॉ। यहाँ जो प्लांटर्स हैं वो खुद को भगवान ही समझते हैं, और यहाँ पर पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स एंड ही लर्न करेज। और यहाँ पर जो हमारे किसान है, गरीब किसान, वो अब समझ गए कि उनके क्या क्या राइट्स है, उनके क्या क्या हक है, वो डिफेंड कर सकते हैं खुद को, और इतनी करेज है उनके पास, इतनी हिम्मत है कि अब वो फाइट बैक मार सकते हैं। इससे इन्हें ये करेज मिल गया है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही साल के अंदर अंदर क्या देखा जाता है कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं, वो उस ईस्ट स्टेट्स वगैरह के जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने अबैंडन कर दिया है। अबैंडन यानी कि छोड़ के चले गए वो जगह, और रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और पीजेंट्स को अपनी जमीन वापस मिल गई, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वाली सिस्टम पूरी की पूरी खत्म हो गई, समाप्त हो गई। और ये हो गया इंडिगो, कैसे इन्होंने ये शेयर क्रॉपिंग पैटर्न को पूरा खत्म कर दिया। अब बिल्कुल मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, नॉन वायलेंस के साथ सिंपल, बिल्कुल दिमाग लगा के कैसे गांधी जी ने चीजें सिंपल वे में खत्म कर दी है। यहाँ पर गांधी जी जो है वो नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी ना कभी भी कोई बड़ा पॉलिटिकल या कोई पैसे वाला सॉल्यूशन नहीं करते हैं। इस तरीके से वो चीजों की सॉल्यूशन को निकालते हैं, ना कि वो किस तरीके से लार्ज पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन, ये कभी भी ये सब चीजों पे नहीं देखते, वो सिंपल चीजें देख के करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये देखते हैं चंपारण के विलेजेस के अंदर कि इन विलेजेस में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, यानी कि अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, ये गांव जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये चाहते थे कि कुछ तो किया जाए, वांटेड टू डू समथिंग इमीडिएटली, कुछ तो जल्दी से कर दिया जाए इस प्रॉब्लम के लिए। इंडिगो वाला प्रॉब्लम तो हो गया, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अभी भी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, लोग अभी भी देखिए छुआछूत वगैरह का करते हैं, तो ये सोचते हैं कुछ करके ये भी हटा देते हैं। तो उन्होंने कुछ अपील किया कुछ टीचर्स से कि आइए, एजुकेशन सबसे बड़ा की होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, टीचर्स को बुलाया गया कि आके आप चंपारण में पढ़ाइए। तो महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए, उनके वाइफ के साथ ये दो मैन जो होते हैं वो आते हैं, जो कि बेसिकली गांधी जी के डिसाइपल्स होते हैं, और गांधी जी के जो शिष्य होते हैं, ये दोनों आते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, यानी ये अपना काम करते हैं, टीचिंग वाला काम करते हैं। ये और भी बहुत सारे लोग आते हैं, बॉम्बे, पुणे, बहुत सारे डिस्टेंट पार्ट ऑफ लैंड से लोग आते हैं यहाँ चंपारण में लोगों को एजुकेट करने के लिए। देवदास जो है वो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, यंगेस्ट सन जो होते हैं, वो भी आश्रम से यहाँ आते हैं, और यहाँ पर मिसेस गांधी भी आती हैं, यानी कि कस्तूरबा गांधी भी आती हैं। यहाँ पर 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं। कस्तूरबा गांधी जो होती हैं, उन्होंने आश्रम में रूल्स ये सब पढ़ाए हैं लोगों को, पर्सनल क्लीनलीनेस वगैरह ये सब बताया कि आश्रम रूल्स कैसे पर्सनल क्लीनलीनेस रखते हैं, कम्युनिटी में कैसे साफ सफाई सैनिटेशन वगैरह रखते हैं, ये भी कस्तूरबा गांधी ने लोगों को बताया। तो इस तरीके से एजुकेशन ये लोग कर रहे थे। यहाँ पर चंपारण में हेल्थ कंडीशन बहुत ही मिजरेबल थी, यानी बहुत खराब थी हेल्थ कंडीशन, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, डॉक्टर को बुलाया वॉलंटियर करने के लिए 6 महीने के लिए सर्विस के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो डॉक्टर है वो कोई ऐसा पूरा ठेला लेके मेडिसिन का नहीं आ गया, बस 3 मेडिसिन उस समय अवेलेबल थे, वही लाए, क्या, कैस्टर ऑयल, क्वानीन और सल्फर ऑइंटमेंट लेके आया। अब इसी को मिक्स मैच करके ये कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर अगर किसी को कोटेड टंग आ रहा है तो क्या दिया जाता है, कास्टर ऑयल जो होता है उसका डोज दिया जाता है। अगर किसी को मलेरिया फीवर आ रहा है तो उनको क्या दिया जाता है, क्विनीन के साथ कैस्टर ऑयल मिला के दे दिया जाता है। और अगर किसी को स्किन का कोई प्रॉब्लम है, इरप्शंस आ रहे हैं, फुंसी वगैरह हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, तो उनको ऑइंटमेंट यानी सल्फर ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल लगा के दे दिया जाता है। तो 3 मेडिसिन से ही इनका काम हो गया और हेल्थ कंडीशन भी ठीक होने लगी। यहाँ पर गांधी जी ने और नोटिस किया कि जो वुमेन है, जो लेडीज लोग हैं, वो कपड़े बहुत ही फिल्दी स्टेट है, बहुत गंदे कपड़े पहनती हैं। तो इन्होंने कस्तूरबा बाई से कहा कि वाइफ जी जाके जरा वुमेन से बात करिए, क्या है भाई इतना गंदा कपड़ा क्यों पहनती हैं। तो एक वुमेन जो होती हैं वो कस्तूरबा बाई को अपने हट में ले जाती हैं और दिखाती हैं कि देखिए यहाँ पर कोई बक्सा या कोई कबर्ड नहीं रखा हुआ है कस्तूरबा बाई, मैं जो साड़ी पहन रही हूँ ना वही एक साड़ी मेरे पास अवेलेबल है, उसी को मैं पहनती हूँ, इसीलिए आपको ये फिल्दी स्टेट में आपको दिख रहा है।
अब यहाँ पर जितनी लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी इतनी देर चंपारण में रहे, यहाँ पर केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। आश्रम में भी इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ये रखते रहे, देख रेख रखते रहे। ये रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देते रहते थे, मेल से भेजा करते थे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, और बोलते थे आस्क्ड फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्या पैसों का कैसे खर्ची वगैरह हो रहा है वो भी मुझे रिपोर्ट्स दो। और एक बार तो उन्होंने रेसिडेंट्स को ये भी लिखा था कि यहाँ पर जो ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस है, अब ये क्या है देखिए, अभी तो आपके घर में टॉयलेट है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, गड्ढा बड़ा सा खोद दिया जाता था, सब लोग जाके वहीं पर पॉटी करने जाते थे, तो ये इनको क्या बोलते थे, लैट्रिन ट्रेंचेस बोला जाता था। अब इन्होंने क्या लिखा है, कहा गया है कि गांधी जी ने क्या ऑर्डर दिया कि जो पुराने लैट्रिन ट्रेंचेस है ना, अब उनको भर दिया जाए और नए खोदे जाए, बिकॉज वो पॉटी हो रही है उसमें और बिगेन टू स्मेल बैड, बहुत ही गंदा स्मेल करने लगेगा, इसलिए जो पुराने वाले हैं उसको भर दिया जाए और नए वाले फिर से खोद लिए जाए। ये सब भी गांधी जी इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। ये जो चंपारण का एपिसोड है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट होता है गांधी जी के लाइफ के लिए। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट। इससे क्या डिक्लेयर किया गया, इससे ये डिक्लेयर हो गया कि अब ब्रिटिश कभी भी उन्हें ऑर्डर नहीं कर पाएंगे अपने ही देश में, हमारे ही देश में ब्रिटिश अब हमें ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। यही है वो टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। ओके, यहाँ पर चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, यानी कि रिवोल्ट के रूप में चीजें शुरू नहीं हुई थी। ये एक तरीके से अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। ये कैसे शुरू हुई थी, बस इसीलिए शुरू हुई थी कि जो इतने सारे गरीब किसान हैं उनकी समस्या का हल किया जाए, इसलिए शुरू हुई थी ये चंपारण वाली चीजें। कोई रिवोल्ट से तो शुरू नहीं हुई थी। यहाँ पर यही है वो टिपिकल गांधीयन पैटर्न, यानी गांधी जी का यही टिपिकल पैटर्न है। उनकी पॉलिटिक्स ये है कि किस तरीके से हम कोई रिवोल्ट ना करें, बस एक प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम, यानी कि जो दिन ब दिन में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, अगर हम लोग उसको ऑफ मिलियंस अगर उसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो ये था उनका एक टिपिकल गांधीयन पैटर्न। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, यानी कि ये किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते थे। ये किसको फॉलो करते थे, लिविंग ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक इंसानियत को ये फॉलो करते थे। ठीक है, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड। जितना भी गांधी जी ने किया है ये यही चाहते थे कि किसी तरीके से मैं न्यू फ्री इंडिया, यानी कि एक आजाद भारत, एक नया आजाद भारत बना पाऊं जो कि कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो, और इसीलिए मेड इंडिया फ्री और इसीलिए भारत को आजादी दिलाई इन्होंने। अर्ली इन चंपारण एक्शन की शुरुआत में एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो थे, वो एक जो इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, पैसिफिस्ट यानी कि जो इंग्लिश मैन थे लेकिन वो मतलब लड़ाई झगड़े से परे थे, वो नहीं चाहते थे लड़ाई झगड़े हो, उस tariके से। ये बहुत ही एक डिवोटेड फॉलोअर थे महात्मा के, यानी गांधी जी के बहुत ही अच्छे फॉलोअर थे इंग्लिश मैन होने के बावजूद। ये गांधी जी को बाय करने आते, बिड फेयरवेल। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे वो जा रहे थे फिजी आइलैंड के लिए, कुछ उनको ड्यूटी था, टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उससे पहले वो गांधी जी को बाय बोलने आए थे। तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे ना, वो सोचते हैं कि कितना ही अच्छा आइडिया होगा अगर ये एंड्रयूज जो है, ऐसे भी तो गांधी जी का भक्त ही है, अगर किसी तरीके से ये चंपारण में ही रुक जाए और मेरी हेल्प कर दे, हम लोग की हेल्प कर दे, तो कितना ही हो जाएगा, अंग्रेज के वर्सेस अंग्रेज हो जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो एंड्रयूज था वो कहता है ठीक है, अगर गांधी जी कहेंगे तो मैं रुक भी जाऊंगा, लेकिन गांधी जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी अपोज कर देते हैं, बोलते क्यों चाहिए हमें अंग्रेज की मदद। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या तुमको लगता है कि दिस अनइक्वल फाइट इट विल बी हेल्पफुल इफ वी हैड एन इंग्लिशमैन। क्या तुमको लगता है ये अनइक्वल फाइट, यानी कि ये ब्रिटिशर्स जिनके पास सारी आर्मी सब कुछ है वर्सेस हम गरीब किसान हैं, इनके हम दोनों का अनइक्वल फाइट के बीच में तुम्हें लगता है कि कोई इंग्लिशमैन आ जाएगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये दिखाता है वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारे दिल की वीकनेस को दिखा रहा है कि तुम कितने कमजोर हो, कितने डरे हुए हो। कॉज इट इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रखना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए इस विन द बैटल, यानी इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप। मिस्टर एंड्रयूज के अंदर तुम्हें ये जो प्रॉप दिखाई दे रहा है ना, ये तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, खुद पे भरोसा रखो, बिकॉज इट हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिशमैन है उसके लिए तुम इसका फायदा मत उठाओ कि अगर ये हमारे साथ होगा तो कितना ही अच्छा होगा। ये तुम्हें खुद पे निर्भर रहना है। ही हैड रेड अवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं हाँ, इन्होंने, गांधी जी ने हमारे दिमाग को पढ़ लिया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिशमैन की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पर ये वी हैड नो रिप्लाई, और इन लोगों के पास कोई रिप्लाई नहीं होता। इस तरीके से गांधी जी ने ये भी सिखाया किस तरीके से सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद पे आत्मविश्वास कैसे रखना है, वो आत्मनिर्भरता कैसे रखना है, ये भी गांधी जी ने इस पार्ट के थ्रू सिखा दी। तो आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस और यहाँ हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, किस तरीके से इन्होंने हेल्प की, ये वर ऑल बाउंड टुगेदर, सब साथ में करके ये चैप्टर आपका खत्म होता है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।